नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के अमरावती में इससे ही मिलती जुलती एक बड़ी घटना सामने आई है। शहर में रहने वाले एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की बीती 21 जून को गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या तब हुई जब रात के समय उमेश कोल्हे अपने मेडिकल स्टोर से घर लौट रहे थे। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट की वजह से कोल्हे की निर्मम हत्या की गई है। पुलिस को शक है कि यह मामला उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर की तर्ज पर हुआ। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। एनआईए की टीम भी महाराष्ट्र के अमरावती में मामले की जांच कर रही है। लेकिन आज मुख्य बात यह है कि कुछ लोग धर्म की परिभाषा को ही भुला बैठे हैं, जबकि धर्म हमें एकता, अखंडता और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखने की प्रेरणा देता है। लेकिन कुछ कट्टर धार्मिक संगठन इस पवित्र शब्द का देश और समाज में गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह विभिन्न वर्ग, धर्म, जाति और संप्रदाय के डोर में बंधा है। राजनीतिक दल भी धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने में लगे हैं, जो केवल हिंसा, अपराध और नफरत को जन्म देती है। जो उमेश कोल्हे मर्डर केस है उसमें हमने अभी तक 6 एक्यूज़ को गिरफ्तार किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें प्राइमा फेसी वही जिन्होंने नुपुर शर्मा के बारे में पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, उसी के बावजूद ये अपराध हुआ है। क्या कारण इसके पीछे आपको लग रहा है? क्या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए गए थे या वायरल किया गया था कुछ? हाँ, सोशल मीडिया पे उन्होंने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक पोस्ट किया था, उसी वजह से ये अपराध हुआ है। कितने लोगों को अब तक अरेस्ट अभी किया तक है? 6 एक्यूज को अरेस्ट किया है। अभी कुछ लोगों की और चालू हाँ, और भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इस पूरे मामले में एनआईए ने भी अभी टेक ओवर किया है। आपके पास कोई जानकारी इसके विषय में? नहीं, अधिकृत नहीं है जानकारी। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमरावती में कई ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की पोस्ट करने के मामले में कुछ थ्रेट आया है। पुलिस के पास कुछ जानकारी है ऐसी? अगर थ्रेट आया है तो हम जरूर उसके ऊपर कड़क कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। मुझे फ़ोन आया कि उन्हें किसी ने चाकू मार दिया है, तो मैंने जाके देखा तो उनके लेफ़्ट साइड में यहाँ पे किसी ने चाकू मार दिया था और वो उनकी डेथ हो चुकी थी। वो जब जा रहे थे दुकान से घर, तो उनके साथ कौन कौन था? भैया जब निकले तो उनके पीछे ही उनका लड़का और बहू दूसरे व्हीकल पे थे। भैया 2 व्हीलर पे थे सामने, और उनके पीछे ही एक 15-20 फीट पे उनका बेटा और उनकी बहू पीछे उनके चल रहे थे। लड़के ने देखा कि कोई उन्हें मार रहा है और वो गाड़ी से नीचे गिर रहे हैं, और उस गाड़ी से गिरते टाइम उस गाड़ी के लाइट में उसने देखा कि किसी के हाथ में चाकू है, तो वो अपनी गाड़ी छोड़ के भागते हुए गया। तो वो दोनों बंदे भागे और अपने तीसरा एक बंदा जो गाड़ी लेके रेडी था वहाँ पे बैठे, और वो तीनों बंदे भाग गए। देखिए, मैंने ऐसे बोला है कि महाराष्ट्र का एक डिफरेंट सोशल कल्चर है। जो भी सोशल रिफॉर्म्स हुए पूरे इंडिया में, वो महाराष्ट्र के धरती से हुए हैं। ऐसे कोई भटक रहा है तो उसको राह पे लाना पड़ेगा, और प्यार से दुनिया जीत जा सकती है, इसी पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं भी इस राज्य का राज्य मंत्री था होम डिपार्टमेंट का, तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से लोगों को शांत करना चाहिए, किस तरह से उनमें बदलाव लाना चाहिए, वो हम जानते हैं। और मेरा जितना भी नॉलेज है, वो नए आने वाले जो होम मिनिस्टर हैं, जो नए आने वाले एमओएस होम हैं, उनको मैं जरूर, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं उनके साथ शेयर करूंगा। उनको बोलूंगा कि ये मेरे एक्सपीरियंस है। लास्ट 2.5 साल में एक भी ऐसे ये नहीं थे कि जिन्होंने मुझे आके पूछा कि आप 5 साल में इतना अच्छा काम आपने किया, कि जब सर्वे हुआ था तो कैबिनेट मिनिस्टर में फडणवीस साहब 1 नंबर पे थे, क्योंकि वो सीएम भी थे और बहुत अच्छी तरह से उन्हें होम और यूडी हैंडल किया था। लेकिन राज्य मंत्री में मैं 1 नंबर पे था। तो उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के अमरावती में इससे मिलती जुलती घटनाएं सामने आई हैं
और व्हाट्सएप ग्रुप से जो है ये लोग भड़के हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अभी ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस मसले में क्या कुछ खुलासे अब तक हो पाए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर और साथ ही अब तो अमरावती पुलिस ने भी ये खुलासा कर दिया है कि जो ये हत्याकांड हुआ है वो नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के कारण ही हुआ। यानी कि उदयपुर की तर्ज पर अमरावती में भी इस तरह का जघन्य अपराध किया गया है। और इस मामले में फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि फेसबुक पर किसी तरह की आपत्तिजनक कोई भी टिप्पणी नहीं की गई थी। इन केमिस्ट की तरफ से उमेश कोल्हे की हत्या के कारणों के संबंध में उनके बेटे संकेत ने ये जानकारी दी है कि मेरे पिता काफी खुशमिजाज व्यक्ति थे, उन्होंने कभी किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहा और ना ही वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। ये तमाम बातें मृतक के बेटे के द्वारा कही गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने ये भी सुना है कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हत्या कर दी गई, लेकिन जब मैंने उनका फेसबुक प्रोफाइल चेक किया तो मुझे कुछ भी वहां पर आपत्तिजनक नहीं मिला। फेसबुक पर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, ये उनके बेटे का कहना है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। आनंद त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। और स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। मैं आनंद जी शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। मन बड़ा विचलित है सर, इस तरह की जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि किस दिशा में हमारा देश जा रहा है। और ये धर्म की ऐसी कौन सी परिभाषा है जिसे लेकर ये एक समुदाय, आज मैं यही कहूंगी कि ये एक समुदाय इस परिभाषा को लेकर चल रहा है कि अगर आपके पूजनीय के बारे में किसी ने कोई शब्द कह दिया तो आप किसी की हत्या करने पर उतर आएंगे। ये कौन सा धर्म है और कौन से धर्म में ये सिखाया जाता है? दरअसल ये धर्म ही नहीं है। धर्म को समझने वाले लोग, ये लोग जो कर रहे हैं, ये धर्म को जानते नहीं है, समझते नहीं है। और ये सब कुछ एक आवेश में और एक दूसरे के ऊपर अपने को तरजीह देना हर हाल में एक किस्म का पागलपन है ये। और ये पागलपन, वहसीपन इस देश में बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इस पर समाज को निश्चित तौर पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सरकार और प्रशासन तो इस देश में अभी इस स्थिति में है नहीं कि वो बहुत कुछ सोचे समझे या दिशा दे सके। समाज को ही सोचना पड़ेगा। लेकिन बहुत समस्या ये है कि जिस समुदाय से ये लोग आ रहे हैं, उस समुदाय में एक अजीब किस्म की खामोशी है इस तरह के जघन्य अपराधों के प्रति। उस समुदाय से कोई भी आवाज निकल करके नहीं आ रही है। ये बहुत ये और भी एक बड़ा समस्या खड़ी हो रही है। ये जघन्य अपराधी उस समाज से आ रहे हैं, वो समाज उनकी खिलाफत मजम्मत करने को तैयार नहीं है, बल्कि किसी न किसी येन प्रकारेण वो इनको प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है, या वो इनको भटका हुआ नौजवान कह करके इनको बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब चीजें जो हो रही हैं वो इस देश में निश्चित तौर पर इतना विचलित करने वाली है, हृदय विदारक है। किसी का गला काट देना, ये तो अलकायदा, ISIS और तालिबानी संस्कृति है। ये भारत में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो कोई भी इन बातों को ISIS या अलकायदा जैसी चीजों से जोड़ करके देखने को तैयार ही नहीं है। NIA जांच कर रही है, NIA की जांच आने के बाद उनको अगर दोषी होंगे सजा हो जाएगी, लेकिन चुप हो जाएंगे। कोई सिद्धांत ड्रॉ करने की कोशिश नहीं हो रही है। ये सिद्धांत ड्रॉ करना बहुत जरूरी है कि भारत में ये जो लोग इनसे प्रेरणा ले रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। माना जाए कि ये प्रेरणा लेने वाले, उनके परिवार वाले, उनके परिजन और उनको सपोर्ट करने वाले सभी इसका बहुतायत से बड़े वर्ग का हिस्सा है। ये 1, 2 या ये 5 का अपराधी नहीं है। इस अपराध के पीछे जो उमेश कोल्हे की हत्या हुई या कन्हैया लाल की हत्या हुई, इस हत्या में जो अपराधी सामने दिख रहा है सिर्फ वही अपराधी नहीं है, उसके साथ एक बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है।
और सरकार इसी से आंख मूंदे हुए बैठी है। वह मुंह खोल उनके करके पास तो एक लोगों को- एक्सक्यूज है ना कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंगाल रहे हैं, हम ये जांच पड़ताल करेंगे कि कौन से आतंकी संगठन से इनका संबंध है। क्या ये कर देना इतिश्री है कि नहीं ठीक है आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंगाल लिए, उसके आगे क्या, इसके आगे क्या बढ़ रहे हैं हम? मैं यही तो कह रहा हूँ, जो आपका समाज खोल रहा है, जिसमें खून चारों तरफ बहता हुआ नजर आने लगा है, उस समाज को दिशा कौन देगा? आखिर राजनेताओं की ये भी जिम्मेदारी है कि वो समाज को एक दिशा दे। सिर्फ शासन प्रशासन चलाना ये राजनेताओं की जिम्मेदारी में नहीं है, समाज को एक दिशा दे। प्रधानमंत्री महोदय हैं, हर महीने मन की बात करते हैं, अच्छी है, बहुत अच्छा है, उन्होंने रेडियो को इतना प्रचलित कर दिया इस देश में, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उस मन की बात में कभी एक बार इस तरह के सामाजिक दुर्गतियों का जिक्र तो करते, कभी नहीं करते हैं, शांत होकर के चले जाते हैं, बात ऐसे मुद्दों को उठा करके निकल जाते हैं जिससे लगता है कि कितना इस देश में सब कुछ शांत है, सब कुछ साफ सुथरा और बड़े ही कायदे से चल रहा है। ये बड़ी समस्या है। हम लोग जब कन्हैया लाल पे बात कर रहे थे तब भी ये कह रहे थे कि जाने कितने लोगों की बलि ली जाएगी। बिल्कुल। लेकिन समस्या ये है कि 21 तारीख को ये कन्हैया लाल की हत्या के पहले हत्या हो चुकी है, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक चल रहा था, आप देखिए उसमें ये दब गया मसला, लोगों के सामने नहीं आ पाया। आज 10 दिन बाद लगभग ये मसला लोगों के सामने है। 6-7 दिन, हफ्ते भर बीत जाने के बाद जब महाराष्ट्र में लोगों को शांति मिल गई अपने कामों से, तब ये इतना जघन्य अपराध सामने आ रहा है। तो समाज की जिम्मेदारी आ रही है राजनेताओं और सरकारों पर से ये अपनी उम्मीदें छोड़े और समाज को सामने आकर के इस बात को एक सिद्धांत के तौर पर स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ लोग इस देश में हैं जो हिंसा के रास्ते पर ही सर्व अपनी सारी ताकत बुद्धि विवेक लगा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे हिंसक और प्रतिहिंसक लोगों को, ऐसे राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोगों को कैसे रोका जाए, ये समाज को मिलकर तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। शबनम पांडे जी, क्या वाकई में अब प्रशासन की, शासन की, राजनेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है? एक समुदाय किसी और ही दिशा में जा रहा है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? एनआईए को जांच सौंप दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खंगाल रहे हैं, इसके अलावा क्या ये जो बुद्धि इस समय सबकी भ्रष्ट हो चुकी है, इसको सुधारने के लिए कोई आगे आ रहा है? पल्लवी जी, देखिए ये महात्मा गांधी का देश है। महात्मा गांधी ने कहा था कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल सामने कर दें, और उस देश में आपने देखा कि पिछली जितनी भी सरकारें रही, लंबे समय तक दंगों का दौर चला, और आज एक बयान पे अगर कोई हत्या करता है तो निश्चित तौर पे असहिष्णुता दिखती है उस समाज की, जिस समाज के मौलाना और मौलवी हर बातों पे फतवा जारी करते हैं पर इस पर चुप्पी साध जाते हैं। देखिए, जब अब कोई समाज या कोई समुदाय भटकता है तो वहाँ पे धर्म गुरुओं का एक बहुत धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी होती है कि इस बात को समझे कि अगर समाज भटक रहा है तो उनको अपने धर्म की जो नैतिकता है, जो आचरण है, उसके बारे में बताएं। सरकार लगातार कार्य कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड प्रदेश है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में इस तरह की हरकत करने पे उन पे कड़ी कार्रवाई की जाती है और उस कड़ी कार्रवाई के दौरान सब शांत हो जाता है। लेकिन ठीक उसके विपरीत जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जहां हर वक्त ये कहा जाता है, वहां के जब पूर्व प्रधानमंत्री मंच से ये कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो आप समझिए किस तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण चलती है। और वैसे प्रदेश में तमाम घटनाएं, आपको राजस्थान में केवल उदयपुर की घटना नहीं समझिए, उदयपुर से पहले इन्हीं सांप्रदायिक दंगा वहां पे होता है, करौली में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में, तमाम जगहों पे, और उनके जो दोषी होते हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं, आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं।
और यही नहीं, अब महाराष्ट्र में आप समझ रही हैं शबनम जी कि अब ये मसला किसी राज्य विशेष का नहीं रह गया है, ये पूरे देश का मुद्दा है। और आप क्या पीठ थपथपा रही हैं? कमलेश तिवारी हत्याकांड में कौन सा न्याय मिल गया? मुझे जरा जानकारी दें। मुख्य आरोपी पकड़ लिया क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने? कमलेश तिवारी की पत्नी को जान से मारने की धमकी मिल रही है आए दिन, आज ही उन्होंने ये बात कही है। ये अब मसला है ही नहीं कि कोई राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाए, ये मसला अब पूरे देश का है, क्योंकि पूरे देश में यह असंतोष है। पल्लवी जी, अगर हम आंख बंद कर लें तो पीठ थपथपाने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा किस तरीके से कानपुर से लेके प्रयागराज में इन लोगों ने दंगा फसाद करने की एक इस्लामिक संगठन सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो व्यथा थी उसको पूरी तरीके से गलत माना जब सरकार ने अपने दलीलें दी। आप अगर इसको अनदेखा समझती हैं तो ये बहुत बड़ी भूल मैं समझती हूँ। मैं अनदेखा नहीं समझ रही हूँ, ये जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं ये बताने के लिए काफी है और इस बात की तस्दीक करती हैं कि क्या चल रहा है इस देश में और किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हावी हो रही है। शबनम जी, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि अब ये किसी राज्य का मसला है या किसी पर्टिकुलर सीएम का मसला नहीं है, अब ये पूरे देश का मसला है। पूरे देश में असंतोष की आग है, उसे शांत करना होगा, सबको आगे आना होगा। पल्लवी जी, पूरे देश में सरकार काम कर रही है, लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा क्या वजह है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में 21 जून को होता है उसको छिपा लिया जाता है और उसमें सरकारें बनाने और बिगाड़ने में फुर्सत मिले तब ना, की मामला सरकारें बनाने और बिगाड़ने से फुर्सत मिलती तब तो कोई उठाता ना इस मसले को। अगर सत्ता पक्ष ने नहीं उठाया तो विपक्ष ने कौन सी अपनी जिम्मेदारी निभा ली थी? हमें तो सरकार बनानी थी, वहां पर सत्ता ज्यादा जरूरी है। छिपाने में लगी रहे लगातार जायसवाल जी एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण करती रहे तो विपक्ष को पता लगने में भी टाइम, और देखिए विपक्ष जब सत्ता में आती है तो तुरंत उसको उजागर करती है, पर ये सत्ता में रह के केवल एकमात्र तुष्टीकरण की राजनीति करने के तहत बातों को छिपाते रहते हैं। आरोपी को पकड़ने के बजाय कहते हैं लूटपाट की वजह से हुआ। जब धाराएं देखी जाती है तो उसमें 302 और 34 धारा 34 लगा हुआ रहता है। तो आप इस तरीके से देखिए कि अगर लूटपाट का होता तो एफआईआर में वो दर्ज होता, पर एफआईआर में कहीं दर्ज नहीं होता है। तो साफ कमलेश तिवारी के बारे में आपने कोई जवाब दिया नहीं शबनम जी, बार बार घूम फिर कर आपको दूसरे राज्यों पर ही आना। चलिए इस मसले पर मैं बात करूंगी, एक बार जायसवाल जी का रिएक्शन ले लेती हूँ मैं। ठीक है, लौट रही हूँ, एक बार जायसवाल जी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ, काफी देर से जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ। बताइए जायसवाल जी, अब आप प्लीज किसी एक राज्य पर मत जाइएगा कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, कहीं पे कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, कल सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत आपकी आवाज हेलो, जी मेरा आवाज आ रही है? बताइए। कल का मामला आप देखी होंगी, जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायपालिका ने जिस तरह से संज्ञान में लेते हुए नुपुर शर्मा जिस तरह से अपना बात को रखने के लिए अर्जी लगाई थी कि 9 केस जो 4 राज्यों में हमारे खिलाफ लगा हुआ है उसको एक दिल्ली में स्थापित किया जाए, उस पर पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के मामला में जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने एक्शन लेते हुए नुपुर ने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई, देश खतरे में पड़ा। नुपुर के बयान की वजह से उदयपुर में दुखद घटना हुई। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नुपुर अकेली जिस तरह का संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता उसको अपने पार्टी के किए गए क्रियाकलाप कामों को बताना चाहिए कि देश में महंगाई, एकता और अखंडता, भाईचारे की रिश्ता मजबूत रहना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो एक समुदाय पर टिप्पणी कर जिस तरह से आज आग में देश जलाने की कोशिश की गई, और आपको बताया रियाज अटारी जो उदयपुर में जिस इस घटना का जो आतंकी है उसका तार कहां से जुड़ा है आपको भी पता होगा, सोशल मीडिया से लेकर सब जगह। गुलाब चंद कटारिया जो गृह मंत्री पूर्व थे भाजपा के, उनके साथ फोटोग्राफ और भाजपा के कमल छाप का पट्टा पहनाते हुए उनको भाजपा का कार्यकर्ता निकला। और जिस तरह से उन्माद फैलाया जा रहा है पूरे देश में, एक धर्म जाति को टारगेट बनाकर, जिसका किसी भी धर्म को, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे
माइनॉरिटी का, किसी भी धर्म का, जैन का हो चाहे पंजाबी का, धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता है। और धार्मिक आदमी और जो धर्म को मानने वाला है वो उन्माद नहीं फैलाता है। और एक प्रतिष्ठित, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिष्ठित तुम अब सर्वोच्च न्यायालय की हर बात इन्हें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अयोध्या मंदिर को लेकर जब ये अयोध्या को लेकर वर्डिक्ट दिया गया था तो कोई मानने को तैयार नहीं था। तब कह दिया कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आप सुनना क्या चाहते हैं यहाँ जायसवाल जी बैठकर, कि आप कहना क्या चाहते हैं कि ये समुदाय विशेष अपनी सहूलियत के हिसाब से फैसले समझेगा और मानेगा? किसी का गर्दन काट कर उसको वीडियो चलाया जा, तो ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, शबनम जी आ रही हूं मैं, वक्त यही देखने को मिला। विकास के मुद्दे पर बात करिए तो गायब हो जाता है, बेरोजगारी के मुद्दे पर गायब हो जाता है, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाकर जिस तरह से आप देखी होंगी कि नूपुर की टिप्पणी पर परेशान करने वाली है, जस्टिस ने कहा, और जिस तरह से देश में नफरती बात बोलकर जो उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, जिस तरह से हमारे भाई साहब ने बताया कि मोदी जी मन की बात तो कहते हैं लेकिन जन की बात नहीं कहते हैं। भाई साहब ने तो और भी बहुत कुछ बताया था, लेकिन आपको सुनना वही है, समझना वही है जो आपके मन को अच्छा लगे। और एक तो ये इतना इकट्ठा बोलिए मत सर, अगर बीच में मैं आपको टोक रही हूँ या मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो एक सज्जन होने के नाते आप मेरा सवाल सुनिए भी। आप ये कंटिन्यू बोलते रहेंगे वो मैं भी आपको अलाउ नहीं करूंगी। और दूसरी बात ये समुदाय विशेष, बात सुनिए जायसवाल जी, बात सुनिए। ये समुदाय विशेष को आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अच्छी लग रही है। जब अयोध्या मंदिर पर फैसला आता है तो कह दिया जाता है कि धार्मिक आधार पर फैसला दिया गया, राज्यसभा सीट के लिए फैसला दिया गया। आप अपने मन से सोचेंगे क्या, या आपकी सहूलियत के हिसाब से आप फैसलों को लेंगे और टिप्पणियों को लेंगे? ये समुदाय विशेष कहां है जो अपने लोगों को कहे कि इस तरह की हत्या में शामिल ना हो? नुपुर शर्मा ने बयान गलत दिया तो हत्या क्या उसका एक ऑप्शन हो सकता है? और यहाँ बैठकर भाषणबाजी करने से अच्छा है कि आप भी लोगों से अपील करें। पल्लवी जी मेरा बात सुनिए। गुलाब चंद कटारिया किस पार्टी से आते हैं? एक पूर्व मंत्री हैं और छह बातें मेरे साथ मिक्स मत कीजिए, एक बात क्लियर कीजिए। आप चाहे कि आप एक साथ 6 बातें मिक्स कर देंगे तो मैं आपके ट्रैप में आने वाली नहीं हूँ और मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। आप एक एक करके बात करें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इतनी अच्छी लग रही है तो ये लोग जाकर अपील क्यों नहीं करते हैं? ये अपने समुदाय से तो कम से कम अपील करें कि आप क्या हत्याओं में पड़ रहे हैं। सुकून मिल रहा है क्या पैगंबर मोहम्मद को इन हत्याओं को देखकर? पैगंबर न खुश होंगे, नहीं भगवान खुश होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्माद फैलाने वाले का जीने से ज्यादा तो मरना सिखाया जाता है इन्हें। और कोई धार्मिक आदमी उन्माद नहीं फैलाता है, लेकिन उच्च पद पर एक पार्टी का प्रवक्ता जो वरिष्ठ होता है उसको इस तरह का बात कर कर देश में जिस ज्वलंत मुद्दा नहीं है, जिस तरह का देश में आज मुद्दा है उस मुद्दा से विपरीत होकर जिस तरह से देश में अशांति फैलाने के काम किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा मैं खुद कह रही हूँ कि गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी नहीं की गई, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, एफआईआर हो रही है, ये सारी बातें मैं मान रही हूँ, लेकिन कहीं से भी इन हत्याओं को आप जायज नहीं ठहरा सकते। उस बयान को गुजरे हुए बहुत समय हो गया। जाकिर नाइक ये बात 100 बार कह चुका है। कहाँ है ये अरब के देश जो नहीं बोल सकते इस बात पर? और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को भी उठाकर जेल में पटक देंगे या किसी की हत्या कर देंगे। ये अधिकार किसी को नहीं है। संविधान से चल रहा है ये देश, धार्मिक भावनाओं से नहीं चल रहा है। किसी को अधिकार नहीं है कि संविधान से चल रहा है ये देश। कांग्रेस, बीजेपी, किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट पल्लवी राजपूत से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। और इस तरह के हथियारों की, आतंकवादियों की इस देश में जगह नहीं है। ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, ये भी तो क्या बात कर रहे हैं? आपके रणदीप सुरजेवाला को ये तक नहीं पता कि चीरारण किसका हुआ था। मैं अभी फेरिस्त निकाल के बता दूंगी आपको, आपके नेताओं की, आपके नेताओं के बयानों की फेरिस्त निकाल दूंगी। शांत रहिए अब। आनंद त्रिपाठी जी निकाल दीजिए बयानों का। जो भाजपा से मिला हुआ रियाज अटारी उस बात। एक सेकंड जायसवाल जी, क्या आपको हमारी टीम ने फोन करके ये कहा था कि हम उदयपुर मसले पर बात करेंगे? क्या बोला गया था आपको?
जब नहीं बोला गया, जिस मसले पर रहने के लिए बोला गया, तो आप यहाँ बैठकर डिसाइड ना करें कि हमें किस मसले पर बात करनी है, किस पर नहीं करनी है, और आप यहाँ सर्टिफिकेट ना बांटे कि कौन कहाँ का है और किसका है। उठा लिया है तो ये किसका देन है? आनंद त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के शांत हो प्रवक्ता जाइए। क्या जायसवाल जी बोलते और हैं? भी मेहमान है हमारे साथ चर्चा में। आनंद त्रिपाठी जी जी बताइए सर, आपकी बातें बड़ी सीरियस ले रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं, बस उतनी बात गंभीरता से ली जो इनके काम की थी, बाकी बातों से कोई लेना देना नहीं। अरे मैंने आप ही बताइए ना कौन सा नेता की बात नहीं किया। आनंद त्रिपाठी जी की बात सुन लें, त्रिपाठी जी की बात सुन लेते हैं सर। आनंद जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मेरा ये सोचना है और देश को ऐसे ही सोचना चाहिए कि जिस भी सेक्शन में गलती हो रही है उन गलतियों की तरफ नजर जाए और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश हो। जो लोग उसमें अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ हो। सरकार, इस देश में जो सरकार चल रही है वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और भारत का नाम भी बहुत अच्छा किया है, आगे बढ़ाया है। पूरी दुनिया में पिछले 4-5 सालों में कुछ ऐसे काम इस सरकार के आए हैं जिससे कि भारतवंशी जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं उनमें एक बड़ी बेहतर माहौल बना हुआ है भारत को लेकर के, और वो उनका सिर गर्व से ऊंचा है उन जगहों पर, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरा जो कहना था कि जहाँ कुछ कमियां हैं हमको कमियों की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैं ये समझना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, और लोगों को भी इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि अब वो समय आ गया है कि इस देश में जब नूपुर शर्मा के बयान पर लोगों के गले काटे जा रहे हैं उनके समर्थन करने पर, तो एक बार क्यों ना ये पूरा देश बैठ करके इस बात पर विचार कर ले कि नूपुर शर्मा का बयान था क्या वो विवादित था या उसमें कोई विवादित होने जैसी कुछ बात ही नहीं थी। ये भी विचार करने का प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। लेकिन यहाँ समस्या इस सरकार ने खड़ी की। सरकार ने उस बयान के तुरंत बाद नूपुर शर्मा को मिडिल ईस्ट के देशों के दबाव में आकर के जो पार्टी से सस्पेंड किया, उससे ये मैसेज चला गया कि नूपुर शर्मा का पूरा बयान जो किसी विशेष समुदाय के नबी और उनके पूज्य और आराध्य लोगों के बारे में खराब बात है। लेकिन अब समय आ रहा है कि नूपुर शर्मा के बयान पर विचार कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय लोग, मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ कि जो टिप्पणी किए अपने निर्णय में, वो टिप्पणी मेरे हिसाब से अनावश्यक थी। देश का आधा से ज्यादा जन समुदाय उससे असहमत है, और अगर वो सहमत थे पूर्ण रूप से उसकी एक मेरा सवाल है आनंद जी, जब बस एक छोटा सा मेरा सवाल है सर, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जब हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर किसी पर राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है, तो अभी तक क्या ये गिरफ्तारी होना या ना होना सही है या गलत? मैं आपका जवाब लूंगी सर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें अभी यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शबनम जी, मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले आनंद जी का एक बार जवाब ले लेते हैं। आनंद त्रिपाठी जी। देखिए, जो आपका सवाल है कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसका जवाब तो दिल्ली पुलिस को देना होगा। हम उसमें कुछ हमारा कोई विशेष अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम ये बता सकें कि नूपुर शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था कि जब इस बयान पर इस देश में इतना कोहराम मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मसला गया भी है, तो सुप्रीम कोर्ट एक सक्षम जगह है, वो विचार कर ले कि इस बयान में ऐसी कौन सी बात है जो समुदाय विशेष के दुनिया भर में रहने वाले लोगों के लिए नागवार हो रही है। अगर कुछ ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट तय कर ले कि ये बयान अनावश्यक था, गलत था, और उसके लिए नूपुर शर्मा को या जो कुछ भी उसका समर्थन करने वाले लोग हैं वो गलत हैं, और जो भी सजा भारत के संविधान और कानून के तहत हो वो उनको दी जाए। लेकिन आज एक बड़ा मसला ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश का ये मानता है कि नूपुर शर्मा के बयान में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी उनको सजा दी जाए।
जी। आप देखिए जाकिर नाइक एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो जिनकी बड़ी मान्यता थी भारत में इस्लामिक लोगों के बीच में, उन्होंने भी वही बात कही है। आप आज जाके देखिए ईरान में उसी हदीस का हवाला देकर के 9 साल की बच्चियों को विवाह को वैधानिक बनाया गया है। जिस हदीस से जाकिर नाइक ये बात लेकर के आए थे, और नूपुर शर्मा इन्हीं सुनी सुनाई बातों को कोट कर गई। मैं मानता हूं कि हो सकता है नूपुर शर्मा ने पढ़ा ना हो कहीं, एक्चुअल में कोट नहीं कर पाए, लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग इस बातों को कह रहे हैं। इवन इस्लाम के बहुत सारे फॉलोअर भी इस बात को कहते हैं कि हदीस में इस बात की चर्चा है कि जो नूपुर शर्मा ने कहा, तो अगर है, जाकिर नाइक कह रहे हैं अगर है, तो विवादित कहां हो गया? बहुत सारे लोग अब कहने लगे कि लहजा खराब था। किसी को लहजे के लिए गला तो नहीं काटा जा सकता है। लहजा तो बहुत सारे लोगों का इस देश में खराब है। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा मसला है, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं फिर भी मानता हूं कि हम जैसे जो भी लोग जिनकी बातें देश सुन रहा होता है, उनको अपनी बात कहने में बड़ी सज्जनता और सावधानी बरतनी चाहिए। नूपुर शर्मा अगर बच सकती थी तो उनको बचना चाहिए था, उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन एक उनकी तरफ से भी ये बात आई कि उसके पहले के पैनलिस्ट ने उनको इस ढंग से प्रवोक किया, कुछ हिंदुइज्म के बारे में ऐसी बात कह करके, जिससे वो उत्तेजित हुई और उन्होंने अपना आपा खो दिया। ठीक है, मैं मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए फिर भी, लेकिन मेरा ये एक इस देश के सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह है कि उसके पास मसला है, वो एक बार विचार कर ले। उनके पास सर्वाधिकार है, वो विचार कर ले इस मसले को। तब तक देश में ये सबसे अच्छा रास्ता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज महोदय ऐसी टिप्पणियां कर रहे थे जो मुझे लगती है अनावश्यक है, वो आगे आए और फिर कहें कि हम लोग विचार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या ये सही था ये बयान, अथवा इसमें गलती थी। अगर गलती है तो हम सजा देंगे। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है देश में इससे एक शांति का माहौल आएगा। सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री, ये सब तो खांचों में नहीं है। अब किसी की अपील खांचों में बटे हुए लोग हैं। पार्टियां खांचों में बटे हुए लोग हैं, उनसे उम्मीद नहीं ज्यादा करता हूं मैं। शबनम जी, आवाज मिल रही है? शबनम जी जी बताइए। देखिए पल्लवी जी, मैं आनंद जी की कुछ बातों से सहमत हूँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की, ये मसला बहुत गंभीर है। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती हूँ, पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था एफआईआर ट्रांसफर का, ना कि नूपुर शर्मा को दोषी सिद्ध करने का। और जब तक कोर्ट में बगैर ट्रायल के कोई जज इस तरह की टिप्पणी कोर्ट में कैसे कर सकते हैं? ट्रायल हुआ नहीं, कोई केस आया नहीं इनके पास दोष सिद्धि का, और उन्होंने नूपुर शर्मा पे कमेंट कर दिया। तो ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ी चूक है कि अगर केस एफआईआर ट्रांसफर का था तो उन्होंने इस तरह की टिप्पणी क्यों की, और उन्होंने क्योंकि गैर जरूरी मसले पे टिप्पणी की, इसलिए अपने जजमेंट में उसको मेंशन नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। दूसरी बात, देखिए कोई भी बयान किसी से निकलता है, किसी बयान के बदले में गला काटना या आतंक करना या आगजनी करना, मैं नहीं समझती कि किसी बयान के बदले कोई भी कैसा भी बयान है उस पर यदि अगर आप देवी देवताओं के बयान को देखें तो कांग्रेस से लेके तमाम ऐसे रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने बार बार देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी की है, हिंदू धर्म पे अभद्र टिप्पणी की है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हिंदू धर्म के अनुयायी चले जाए और मारकाट करने लगे। किसी भी धर्म के अनुयायी को तभी अनुयायी माना जाएगा जब वो धर्म को फॉलो करे, धर्म को फॉलो करे, ना कि धर्म के खिलाफ मारकाट करने पे दौड़ जाए। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा रोल है, उस समुदाय के लोगों, उस धर्म के लोगों का बहुत रोल है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं वो समझाएं और उनका बहिष्कार तक करें ताकि सही जगह पे आए। सरकार जिस तरीके से जब कार्रवाई करती है ऐसे जो मानसिकता वाले लोग हैं,
तो वहां पे विपक्ष को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। पर यहाँ उल्टा है कि जब कभी ऐसे लोगों पे कार्रवाई होती है तो विपक्ष आंसू बहाना शुरू कर देती है कि सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है, जबकि सरकार निष्पक्षता के साथ शांति का माहौल। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कहीं भी दंगा फसाद, जिस तरीके से दंगा फसाद हुआ करता था अन्य सरकारों में, यूपीए की सरकार में आज नहीं हो हाल रहा। फिलहाल में तो बहुत तीसरी देखने को बात, मिले हैं। हाल बार फिलहाल में बार, रामनवमी के बाद से तो कितने मोदी मिले जी हैं। के मन की बात पे टिप्पणी की गई। मैं ये जानना चाहती हूँ, आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसने हर इतवार अपने देश के सामाजिक समस्याओं, देश के धरातल की समस्याओं को एड्रेस किया हो? माननीय मोदी जी हर इतवार को जो मन की बात में जो भी बातों की चर्चा करते हैं, सामान्य जनता से मिली जुली बातें करते हैं और हमारे गांव गरीब की बातें करते हैं। अगर उससे विपक्षी पार्टियां परेशान हैं, उन्हें वो लगता है कि वो जन की बातें तो ये नहीं बड़ी है, बात लग तो नहीं रही निश्चित है क्या तौर पे इस प्रधानमंत्री बात को? का एक प्रमाण बात मिलता बताइए, है कि चलिए आज ठीक है विपक्षी शबनम जी, कोई पार्टियां कमेंट नहीं कर रहे हैं जन उनके मन की बात पर, को लेकिन समझने क्या और अभी प्रधानमंत्री को ये सोचने बड़ी की बात शक्ति नहीं लग भूल रही है चुके कि हैं। देश में अशांति का माहौल है और उन्हें अब आगे आकर अपील करनी चाहिए? क्या अभी उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है या जनहितों से जुड़ा मुद्दा नहीं है? एक बार रिपीट करें, आपकी आवाज इको कर रही मेरा है। सवाल आपसे ये है कि उनके मन की बात पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है, ना कोई सवाल उठाया जा रहा है। सवाल मैं ये उठा रही हूँ कि अगर वो जनहित से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं तो एक अपील क्या इस समय देश के नाम जरूरी नहीं है? या जब सब कुछ परिस्थितियां खराब हो जाएंगी उसके बाद आप आगे आकर बात करेंगे? अभी कुछ संभल सकता है तो संभाला जाए ना। असंतोष बढ़ रहा है, उनकी एक अपील का हर कोई इस समय इंतजार कर रहा है। आप ही कहते हैं कि वो सर्वमान्य नेता हैं, तो सर्वमान्य नेता की बात क्यों नहीं कोई मानेगा? देखिए पल्लवी जी, निश्चित तौर पे माननीय मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं और उनका एक एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी एजेंडा के तहत आज देश प्रदेश कई देश के जो प्रदेश हैं उनमें हमारी सरकार धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाती चली जा रही है। आपने देखा गौ हत्या के मामले में कितना कड़ा संदेश उन्होंने देश को दिया और उसके बाद से जो भी लोग ये सोचते थे कि हम गौ हत्या करने वालों को किस तरीके से खुद ही कानून को हाथ में लेके उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों के जो है संख्या खत्म हो गई। अभी तो मनुष्यों की हत्या हो रही है शबनम जी। गौ हत्या पर अगर वो इतना कड़ा संदेश दे रहे हैं तो अब तो लोग मारे जा रहे हैं, उस पर हम संदेश देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? उनके हर संदेश में इन बातों को रहता है कि किस तरीके से देश के विकास में आपको जुड़ना है, किस तरीके से सबका साथ होना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए। वो बार बार कहते हैं, लेकिन जो मैं बार बार कहती हूँ शबनम जी, जिस धर्म के धर्मगुरु हर बात पे फतवा करते हैं, पहनावे से लेके सोने उठने सजने संवरने सभी पे फतवा, आज वो क्यों नहीं उस कौम के नौजवानों को इस बात को कहते हैं? ये भी मान सकते हैं हम कि क्या उस पाकिस्तान कौम का के हाथ हो नौजवानों सकता को है या प्रधानमंत्री अन्य अपील नहीं कर सकते संगठनों क्या? का हाथ हो सकता एक तो है। शबनम जी शायद मेरी लेकिन आवाज जब नहीं पहुंच अगर रही वो है आप तक, धर्मगुरु पहले इनकी फतवा वॉइस जारी ठीक करवाइए, इनको आवाज नहीं मिल रही है मेरी। जायसवाल जी आपका रुख करूंगी मैं। अब सीधी सी बात यह है कि सबको मिलकर काम करना होगा सर इस दिशा में। क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष, अब ये सब बातें ना छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो देश जल रहा है और आगे इसी तरीके से जलता रहेगा और हम अपनी सियासी रोटियां सेकते रह जाएंगे सर। हम हर बात पे ये कहने लगे कि हम सरकार का मुंह ताक रहे हैं तो निश्चित तौर पे गलत होगा, लेकिन सरकार अपनी अरे बोल लेंगे कि हम लोग उनको आवाज नहीं मिल रही है। जहाँ जहाँ कार्रवाई करना है सरकार बहुत ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ कार्रवाई मेहमानों की दोबारा फोन लाइन पैच करवा लेते हैं, आवाज पहुंच नहीं रही है मेरी उन तक। तो आपको बता दें कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। ठीक है, मैं आ रही हूँ जायसवाल जी, एक बार उनके फोन लाइन दोबारा पैच करवा रहे हैं ताकि वो शांत हो जाए, नहीं तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस होता रहेगा। लगातार एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो वाकई में दिल को दहला देने वाले हैं और विचलित कर देने वाले हैं कि आखिर हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है। जायसवाल जी और शबनम जी का फोन दोबारा पैच करवा लीजिए, बताइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आग्रह किए माननीय प्रधानमंत्री जी से कि देश में जो अशांति का माहौल है, आप आकर एक बार देश से अपील कीजिए कि अमन चैन और शांति देश में हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आप हैं और आपके बात का मूल्य है
वो आग्रह भी किए थे। और जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के बाद कई राज्यों में जिस तरह से उन्माद फैला है और किसी भी धर्म को लेकर टिप्पणी हो, जस्टिस सूर्यकांत जी बोले कि टीवी डिबेट को मैं पूरा देखा हूं, नुपुर के बयान को भी देखा हूं, और सत्ता का ताकत दिमाग पर हावी नहीं होने चाहिए, सत्ता का अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाया गया कि दिल्ली पुलिस रेड कारपेट बिछाकर अभी तक क्यों इंतजार कर रही है, 8 तारीख को केस हुआ, उसके बाद उनके पर जो टिप्पणी किया उनको पकड़ के अंदर कर दिया गया, लेकिन अभी तक इन नुपुर शर्मा को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। तो किसी न किसी तरह से सरकार के उस पद पे रहते हुए आज सरकार का हस्तक्षेप है और देश का गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर देश क्या को वाकई में आपको लग रहा है सर कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाएगी तो इस कौम को शांति मिल जाएगी? और आपको सच में लग रहा है कि ये किसी सभ्य कौम से होंगे जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? उनका मकसद है क्या कि नहीं आप तो बस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लो, हम हत्याएं नहीं करेंगे? गिरफ्तारी और हत्या का कौन सा कॉम्बिनेशन चल रहा है यहाँ पर कि आप किसी को भी मुंह उठा के मार देंगे? किसी के धर्म के खिलाफ बोले और चुपचाप दूसरा कोई सुनते रहे। आप बड़ी दर्द हो रही है आपको। और हिंदू धर्म के खिलाफ कितना क्या कुछ बोला जाता है उसके बारे में कुछ नहीं। वो डिबेट आपने अगर सुनी थी तो आपने ये भी सुना होगा कि शिवलिंग के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा था। दर्द दोनों के लिए रखिए ना सर, एक तरफा दर्द रखेंगे तो मजा नहीं आएगा, दोनों तरफ दर्द रखिए कि नहीं शिवलिंग के लिए भी कुछ मत कहिए और पैगंबर मोहम्मद के लिए भी कुछ ना कहें। कौन से हिंदू ने जाकर कौन से मुसलमान का कत्ल कर दिया इसका इस पूरे का एक बात बताइए। जब से ये पूरा मसला उठा है शिवलिंग का, वजू खाने का, तब से ऐसे कितने मुसलमान मारे गए जिनकी हत्या हिंदुओं ने की? बताएं मुझे। किसी धर्म का मेरा बात पूरा सुनी नहीं, आप जैसे मेरे को बोलने के लिए ताला लगा दे रही हैं। मैं इतना देर तक संगम जी बोली, त्रिपाठी जी बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मैं अपना बात अभी पूरा शुरू ही नहीं करता हूँ, आप प्रश्न कर दी। आप बीच में कैसी बातें बोल रहे हैं? मुझे आपकी बात भी तो अच्छी लगे ना सुनने में सर। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आप किसी के धर्म के बारे में कुछ भी कहेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? उस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, आपको ये नहीं दिखता है? गुलाबचंद कटारिया एफआईआर दर्ज की आपने? राजस्थान का गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की आपने? मान लिया, मैं मान रही हूँ कि वो जो गौस और रियाज गिरफ्तार किए गए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या आपने गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ मामला दर्ज किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया? बताइए। मैं कह रही हूँ दोनों उनके कार्यकर्ता। नहीं मालूम होगा, हमारे महासचिव और कांग्रेस के कम्युनिकेशन जयराम रमेश कई सांसद और विधायक के बोले गए टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखे हैं। पत्र में लिखा गया है कि देश में अमन चैन शांति रहना चाहिए। लोगों की जाने जा रही है, आपको पत्र की पड़ी है। के लोगों को मामले दर्ज कीजिए बीजेपी के अगेंस्ट। आपको पहली फुर्सत में मामले दर्ज करने चाहिए राजस्थान बीजेपी के खिलाफ कि इस तरह के आतंकवादियों को कैसे जगह दी उन्होंने अपनी पार्टी में। पकड़े गए वो लोग 6 घंटा के अंदर। अभी एनआईए से खुद ही घूम रहे हैं अपनी बातों में, उसका कहाँ कनेक्शन है, क्या है, और पकड़ा गया जब वो घटना घटने के 6 घंटा के अंतराल में अपराधी को पकड़ा गया। तो मामला दर्ज हुआ तभी तो पकड़ा गया, तभी तो जांच में पता चल रहा है मैं आपको पूछ रही हूँ बीजेपी का लिंक ऐसे लोगों के साथ है तो बीजेपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? जायसवाल जी, बीजेपी का लिंक ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ है तो आपने क्या कार्रवाई की बीजेपी पर? या गुलाबचंद कटारिया जिसके साथ तस्वीर मिली, गुलाबचंद कटारिया के साथ आप संबंध निकाल रहे हैं इनके? जांच एजेंसी एसआईटी जो गठित हुई है, अब वो रिपोर्ट सौंपेगा किससे किससे तार किसका जुड़ा हुआ। अभी जजमेंट पास कर रहे हैं बैठ के यहाँ। रिपोर्ट में और जांच में पता हो जाएगा। दूध का यानी दूध छान पी कर जिस तरह से वो आने वाले समय बताएगा कि किसका किसका कनेक्शन कहाँ कहाँ। और जिस तरह से आप बोली सुप्रीम कोर्ट के सवाल को भी आप अलग कर दी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग निरंतर हिंदू मुस्लिम करने पर तुले हुए हैं, देश में जिस तरह से अराजकता का माहौल बन रहा है, हिंसक घटनाएं हो रही है, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, कॉन्ट्रैक्ट पर आर्मी लाया जा रहा है, और इस तरह का देश में
बेरोजगारी व्यवस्था पे चर्चा हो रही थी तो कोई प्रश्न न खड़ा करे, तो उन्माद फैलाया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए। यही देश की राजनीति समीकरण चल रही है। जिस तरह से आप एक प्रवक्ता होकर जिस तरह से आप उस भाषा का प्रयोग करेंगे, तो पढ़े लिखे प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता इस बात का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खंडन किया, सुप्रीम कोर्ट हमारा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय सबका है, वो टिप्पणी किया है, उनका बयान देखकर, पढ़कर, समझकर उस टिप्पणी किया है कि आप किसी सत्ता की ताकत पर, दिमाग पर हावी नहीं होने दे, सत्ता के अहंकार पे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कि देश में ज्वलंत मुद्दा है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उस पर चर्चा ना हो। आप हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का मामला लेकर देश को भ्रमित करने का, एकता और अखंडता भाईचारे को तोड़ने का ये सत्ता का दुरुपयोग है। और जिस तरह से 21 जून का एक कांड हुआ, अमरावती का गुप्ता जी को जिस तरह से हत्या हुआ, उस मामले को प्रधानमंत्री को आकर कम से कम देश के जनता को संबोधित कर कर बोलना चाहिए कि देश उनका है, अमन और चैन रहे। गांधी असत्यवादी विचारधाराओं को लागू करके अहिंसा हम लोग मानते हैं, हिंसक लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी धर्म के हो। चाहे हमारे भगवान शिव पर टिप्पणी करने वाले को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे पैगंबर पर भी टिप्पणी करने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। किसी धर्म पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है कि उसको अपशब्द बोलकर आप नीचे झुकाने की कोशिश करेंगे। और धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई मजहब में नहीं बोला गया आतंकवाद करो, अपराध करो। अगर आतंकवाद अपराध करता है तो उसको कानून सजा देगी और उसका आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। और आतंकवादी चाहे किसी पार्टी से, किसी धर्म से होता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि देश अमन चैन का है, एकता और अखंडता भाईचारे का। देश में उन्नति प्रगति हो, देश में विकास हो, इस तरह का उन्माद फैलाने के लिए ऐसे विचारधाराओं को समाज में लाना ही नहीं चाहिए, जिससे धार्मिक उन्माद फैले, आपसी विवाद फैले। धर्म के आड़ में जिस तरह से राजनीति किया जा रहा है, पूरा देश देख रहा है किस तरह का राजनीति चल रहा है, किस तरह से सत्ता अपनाने के लिए, किस तरह से सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए आप अपने पद का, गरिमा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुनबा पूरा लग गया है देश को उन्माद फैलाने के चक्कर में। जिस तरह से ये आज सामने आ रहा है, रियाज अटारी का मैं तो फिर भी आपको यही कहूंगी, जब संबंध सामने आ गए हैं तो अब आप अलग से भी कर सकते हैं सर कार्रवाई, ऐसा कोई आपके हाथ बंधे नहीं है और ना राजस्थान पुलिस के बंधे। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, कैसा संबंध है गुलाब चंद कटारिया? तो लीजिए ना जवाब, कोई रोक रहा है क्या आपको जवाब लेने से? आप गुलाब चंद कटारिया के ऊपर एक्शन लीजिए, आप एक्शन लीजिए, आपके हाथ नहीं बंधे हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, जो चाहे वो कर सकती है। इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त करने लायक नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। पर हम भी यही देखेंगे कि कब तक होगी ये कार्रवाई, या कटारिया से आप कब तक जवाब ले पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। आनंद त्रिपाठी जी, मुझे लग रहा है सर कि अब ये विविधता में एकता वाली जो प्रस्तावना है वो हम किताबों के शुरुआत में या आखिरी पन्ने में ही पढ़ेंगे। और दूसरी बात, इस मसले पर राजनीति रुक जाए ये असंभव है। ऐसा लग तो रहा है इस देश में विविधता में एकता की जो बात है वो मैं पहले भी कहा हूं कि ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है बेसिकली। लेकिन चलिए फिर भी अगर हमारे संविधान या हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने उसे मान लिया तो हम उसे माने आगे बढ़ाएं। लेकिन जो इस देश में राजनीतिक दलों के बीच जो एक मतभिन्नता है, मतभेद है सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पे हो तो समझ में आता है, सामाजिक मुद्दों पर भी जो इतना बड़ा जबरदस्त मतभेद है कि कभी भी वो किसी एक जगह पर खड़े नजर नहीं आते हैं, चाहे कितना भी देश के लिए आवश्यक हो। ये बहुत चिंता का विषय है और लोग इस पर सोच ही नहीं रहे हैं। अपने अपने पालों में, खांचों में आई हुई बातों पर लोग तालियां बजाते हैं और दूसरे को दोषी ठहरा देते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य छोटी पार्टियां हो, सभी इसमें शामिल हैं। और ये देश निश्चित तौर पर ये दुख का विषय है कि आज हम जिस ओर निकल रहे हैं, चल रहे हैं, वो हमारा रास्ता नहीं है। और
हमको उस तरफ बढ़ने में खाई है, खाई में ही हम गिरेंगे। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी सुख प्राप्त हो रहा है कि इस खाई में हम इस व्यक्ति के प्रधानमंत्री और इस पार्टी की सरकार के रहते गिर रहे हैं, तो दोष उसके सिर जाएगा। अरे दोष उसके सिर जाए चाहे किसी और के सिर जाए, लेकिन अरे हमारा त्रिपाठी देश जी, गड्ढे में जा रहा है। और इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करूंगा इस देश के राजनीतिक दलों से कि वो अपने मतभेदों को भुला करके सामाजिक विषयों पर, जो देश में इस तरह की मार काट की संस्कृति पनप रही है, लोगों का के असम्मान के कई संस्कृति पनप रही है, इंटॉलरेंस की संस्कृति पनप रही है, उस पर विचार करें। कोई ना कोई विचार करेंगे तो कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। अगर लेकिन अपनी अपनी बात करते रहेंगे, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग लेकर के चलते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता निकलने की उम्मीद दिख रही है। हम लोग तो देख रहे हैं, धैर्य बनाए हुए हैं और चाहते हैं कि समाज के अन्य लोग भी धैर्य बनाएं। बुद्धिजीवियों का काम यह है। इस देश में अब बुद्धिजीवियों का भी बहुत कोई सम्मान बचा नहीं है। वो भी, चूंकि वो भी खानों में बट गए हैं, अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं, इसलिए उनका भी सम्मान खत्म होता चला जा रहा है। और अब कोई ऐसा बचता दिख नहीं रहा है जिसकी बात को पूरा देश सुने। जी। अब इस देश में कोई लोहिया, जयप्रकाश नारायण या उसके पूर्व गांधी जैसी धमक रखने वाला कोई व्यक्ति अब नजर नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी भारी कमी है समाज के रूप में हमारी। शबनम पांडे जी, कमलेश तिवारी के मसले पर मैं आपसे जवाब चाह रही थी कि क्या किया आप लोगों ने अब तक? मुख्य आरोपी तो अभी भी आपकी पहुंच से दूर है, उसके अलावा 13 गिरफ्तार किए थे, 5 को जमानत मिल गई। ये कौन सा न्याय चल रहा है? और उसके आप फिर भी पीठ थपथपा रहे हैं बैठकर कि नहीं हमारे यहाँ तो देखो सब चंगा। कहाँ है? इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था वहां पर। पल्लवी जी, आपकी आवाज बहुत इको कर रही है। अभी आवाज मिल रही है आपको शबनम जी? जी बोले। मैं कमलेश तिवारी हत्याकांड पर आपसे जवाब चाह रही थी कि अभी अगर आप यूपी सरकार के लिए पीठ थपथपा रहे हैं तो उसके बारे में भी तो जानकारी दीजिए ना। 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनमें से 5 को जमानत मिल गई है। मुख्य आरोपी तो अभी भी फरार है, वो अभी तक किसी के हाथ ही नहीं लग पाया। देखिए, आरोपियों को जमानत देने का काम सरकार नहीं करती, न्यायालय करता है। तो इस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। अगर न्यायालय ट्रायल के बेसिस पे उन्हें जमानत देती है तो वो न्यायालय का मसला है, न्यायालय इस पे करे। लेकिन सरकार पूरी तत्परता के साथ आरोपियों को पकड़ने का काम उस केस में भी की। सरकार लगातार इस बात को आप देख रहे हैं कि सरकार देश की सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, उसमें सरकार बहुत निष्पक्षता के साथ और दृढ़ता के साथ काम कर रही है। अरे कांग्रेस के साथी ने एक टिप्पणी की कि मोदी जी ये बोल दें और ये भाजपा का कार्यकर्ता है। ये इसका राजस्थान के गृह मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। ये कह रहे हैं भाजपा का हाथ है। तो कांग्रेस पार्टी जो है कोई भी घटना को छिपाना और उसके लिए तरह तरह के आरोप गढ़ने में माहिर हो चुकी है। ये जांच एजेंसियों पे नहीं विश्वास करते, ये अपनी एजेंसी इनकी चलती है। ये कुछ भी आरोप गढ़ने में माहिर है। इनके हर नेता अलग अलग आलाप करते हैं किसी का। अब देखिए 21 जून को हुई घटना को ये छिपाते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम होता है, मैं तो कहती हूँ चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये ब्लेम गेम से ऊपर उठेंगे क्या हम? ये ब्लेम गेम से ऊपर उठेंगे क्या हम? या बस एक दूसरे के ऊपर ही छीटाकशी करनी है? ब्लेम गेम से ऊपर उठेंगे? देश का मसला है, किसी राज्य का मसला नहीं है। अगर राज्य सरकार प्रश्रय देता है तो निश्चित तौर पे उस राज्य में इस तरह के दंगा फसाद और घटनाएं बढ़ती हैं। तो इनको कम से कम योगी आदित्यनाथ जी के राज्य से इसकी सबक लेनी चाहिए कि किस तरीके से राज्य सरकार में मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को कंट्रोल में करती है। और साथ साथ बार बार ये कहती हूँ, इस तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं, देखिए किसी के कोई टिप्पणी करने से कोई किसी को मारता है तो ये अपराध है। अगर लिंचिंग होती थी तो लिंचिंग स्क्वाड हमारे भारत में तुरंत एक्टिव हो जाया करते थे। आज वो स्क्वाड कहाँ गया इस हत्या के बाद?
तो अगर आप सेलेक्टिव बातों पे आप अपनी टिप्पणी दोगे, हाहाकार मचाओगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्रय देना होता है। अवार्ड वापसी गैंग का कहीं पता नहीं, लिंचिंग स्क्वाड जो खड़ी हो जाती थी उनका कहीं पता नहीं, कोई एक भी टिप्पणी इस पर नहीं कर रहे। लेकिन वहीं कोई और घटना जो कि किसी और भाजपा शासित राज्य में हो जाए, तो अभी देखिए प्रियंका गांधी से लेके राहुल गांधी तक सारी बातें कर देते हैं। और राहुल गांधी जी की टिप्पणी देखिए, कहते हैं ये अभी बच्चे हैं। तो आप सोचिए, बच्चे हैं। एक नेताजी ने कहा था उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है, प्रधानमंत्री को भी कहिए ना कि वो भी टिप्पणी करें इन मसलों पर, लोगों से अपील करें शांति बनाए रखने की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की टिप्पणी नजर आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील से कोई लेना देना नहीं है आप लोगों को। चलिए ठीक है, समय कम हो चुका है, समय नहीं है, इसलिए मैं बीच में रोक रही हूँ आपको। तमाम मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। तो एक के बाद एक कई उदयपुर जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो वाकई में चिंता का विषय है कि आखिर हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है। और ऐसे में आप सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगी हुई हैं कि वो एक बार सामने आकर अपील करें और लोगों से शांति बनाए रखने के लिए कहें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।